वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 9th की ये बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति, इसके चैप्टर 1 से हमने शुरू किया, यानी एक लेक्चर हमने ऑलरेडी लिया। आज हम इस बुक के सेकंड लेक्चर पे पहुंचे हुए हैं और वहां पर जहां हम पहले चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, यानी कि ये डेमोक्रेसी क्या है और क्यों सभी लोगों को ये इतनी पसंद है, इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्यों सब लोग डेमोक्रेसी अपनाना चाहते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आज हम इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 2 क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा हम ये देखेंगे पीछे हमने क्या पढ़ा, ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट, और उसके बाद हम आज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें हमेशा एक काम करना है। क्या करना है? ये बुक ओपन करनी है, जिस पेज पे हम पहुंचे वो पेज ओपन करना है, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है, ताकि जहां जरूरत हो वहां चीजों को आप लिख सकें। वही लिखी हुई चीजें आपको रिवीजन में मदद करेंगे, क्योंकि हर बार एक छोटी सी चीज समझने के लिए आपको बुक मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक से भी समझ पाएंगे अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो। ठीक है, चलो हम इस पे आते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी और व्हाई डेमोक्रेसी पे अभी तक जो बात हुई, एक मेघालय में मैडम है, वो बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चों के मन में कुछ डाउट आया कि हमने 6th 7th 8th क्लास में हमने पहले डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स देखे और आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, ये उल्टा नहीं हो गया? तो मैडम ने समझाया नहीं, हमारे जीवन में, हमारे रोज के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम यूज कर करके उसका मतलब समझते हैं। तो जरूरी नहीं है हर चीज का पहले डेफिनेशन दी जाए फिर हम उसके बारे में समझे, नहीं, पहले हम एग्जाम्पल से उसको समझ भी सकते हैं, बाद में डेफिनेशन देख लें, वो चलता रहता है। तो ऐसा ही हमने कुछ डेमोक्रेसी के साथ कर रहे हैं। उसको हमने पिछली क्लासेस में कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन अब हम इस क्लास में उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था, बातों बातों में हमने 1-2 डेफिनेशन भी देखी कि डेमोक्रेसी वर्ड जो है डेमोक्रेशिया से बना है, जहां पर डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेशिया रूल, तो रूल बाय द पीपल। ठीक है, देन उसके बाद हमने अब्राहम लिंकन की उस डेफिनेशन को भी देखा कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सब हमने देखी। अब उसके बाद इसी, अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश हम आज करेंगे, ताकि उस चीज से हम कोई तो सहारा चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। तो पहले हम एक डेफिनेशन बनाएंगे और उस डेफिनेशन के हिसाब से एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, हमें उसके फीचर्स समझ में आएंगे फिर। ठीक है, उससे पहले जब हमने इन सब की बातें सुनी, बच्चों की बातें सुनी, टीचर्स की बात सुनी, उसके बाद एक एक्टिविटी हमारे सामने है कि लेट अस टेक इंदो मैडम सीरियसली एंड ट्राई टू राइट डाउन द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सम ऑफ द सिंपल वर्ड्स दैट वी यूज ऑल द टाइम। कि चलो एक बार लिंगदो मैडम को थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं, थोड़ा गंभीरता से लेते हैं और जो जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे उनकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे पेन की, रेन की, लव की। पेन की क्या डेफिनेशन होती है, कोशिश करो लिखने की। रेन की, लव की क्या डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है, एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन सॉरी इज देयर अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ पेन दैट डिस्टिंग्विशेस क्लियरली फ्रॉम अ पेंसिल? क्या ऐसा कोई तरीका है जिस डेफिनेशन के द्वारा हम एक पेन को एक पेंसिल से अलग कर सकते हैं, या फिर एक ब्रश से अलग कर सकते हैं, एक चौक से या क्रेयॉन से अलग कर सकते हैं? हम पेन को अलग कैसे बताएं, पेंसिल से, एक ब्रश से, क्रेयॉन से या फिर चौक से, कि इनसे अलग कैसे? तो क्लियर डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, एक्टिविटी है। लेकिन इस चीज से हम समझे क्या, वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस अटेम्प्ट? इस कोशिश में हम क्या समझे कि जब हमें किसी चीज के बारे में पता है तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में हमें समझ में आया तो हम कुछ ना कुछ टूटी फूटी डेफिनेशन दे सकते हैं और उसको हम बाकी चीजों से अलग कर सकते हैं अपनी टूटी फूटी डेफिनेशन के हिसाब से। What does it teach us about understanding the meaning of democracy? और डेमोक्रेसी के मीनिंग, यानी कि जब हम डेमोक्रेसी के मीनिंग की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो इनकी बातों से हमें डेमोक्रेसी के अर्थ के बारे में क्या पता लगा? तो क्या पता लगा कि डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, ये इसका अर्थ था, ये हमने अभी तक पढ़ा।
ठीक है। उसके बाद एक और बच्ची खड़ी हुई और उसने बोला, खड़ी होकर क्या बोला कि आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन, कि मैंने एक और वर्जन सुना है, मैंने एक और डेफिनेशन सुनी है इसकी, डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। क्या डेफिनेशन? कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या है? कि लोगों को हटाओ, लोगों से दूर जाओ और लोगों को खरीद लो, ये भी डेमोक्रेसी है। वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट? और हम इसको क्यों नहीं मंजूर करते? कि जैसे हमारे यहां पे हम कहते हैं इंडिया डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी। पिछले सारी क्लासेस में हमने पढ़ा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में भी जब चुनाव हो जाते हैं तो जो रूलर्स हैं वो लोगों से दूर हो जाते हैं, लोगों से कट जाते हैं और चुनाव के दौरान लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें भी तो हो रही हैं, हो रही कि नहीं हो रही? हमारे आज के समाज में अगर हम देखें तो नेता एक बार चुनने के बाद कभी दर्शन ही नहीं देते, लोगों से कट जाते हैं, ऑफ द पीपल, लोगों से दूर चले जाते हैं, फार द पीपल, और लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं जब चुनाव आते हैं कि हमें वोट देना, हम तुम्हें ये देंगे, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वाई डोंट वी एक्सेप्ट दैट? हम इसे मंजूर क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी का मीनिंग कुछ और है, हम कुछ और डेफिनेशन लेके चले हुए हैं। क्या डेफिनेशन लेके चले हुए हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं? चलो, अ सिंपल डेफिनेशन, एक आसान सी परिभाषा हम बनाएंगे, बहुत आसान सी, जो आपको भी समझ में आएगी, मुझे भी समझ में आएगी। एक आसान सी परिभाषा हम लेके चलेंगे। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि चलो वापस चलते हैं उसी चर्चा पे जहां पर हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे थे, यानी समानताओं की बात कर रहे थे, और डिफरेंसेस यानी कि अंतर की बात कर रहे थे। किसमें? अमंग गवर्नमेंट, सरकारों के बीच में, कि अलग अलग सरकारों के बीच में क्या समानताएं होती है, कैसे हम उसे अलग कर सकते हैं, क्या अंतर होते हैं। जब हम इसकी बात कर रहे थे तो दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। वो सरकारें जो अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती हैं। एक सरकार वो बोलती है मैं भी डेमोक्रेसी हूं, दूसरी उससे अलग है लेकिन वो भी बोलती है मैं डेमोक्रेसी हूं। तो उनमें क्या समानताएं हैं, क्या उन दोनों में अलग है, तो ये कैसे पता लगे? तो उसी चर्चा पे हम वापस चलते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, एक अगर हम सिंपल फैक्टर, एक आसान सा कारक, फैक्टर होता है कारक बेसिकली, ठीक है, एक आसान सा कारक अगर हम देखें जो सब डेमोक्रेसीज में कॉमन है, जितने भी लोकतंत्र हैं वो कम से कम इस बात को तो मानते ही हैं कि डेमोक्रेसी में ये चीज तो होनी ही चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। क्या चीज है वो? गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल, कि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज यही होनी चाहिए कि जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाए, वही डेमोक्रेसी है। तो सबसे कॉमन चीज तो यही है, हम इसको पकड़ के चलते हैं और इसको पकड़ के एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, तो इसीलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन से जो हमने बनाई गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल से। क्या बनाई? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है इन विच, जिसमें द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। बस। क्या हम डेफिनेशन एक छोटी सी सिंपल सी बना सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी सरकार का वो स्वरूप है जहां पर जो शासक हैं, जो शासन कर रहे हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। यही तो पढ़ा था हम, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाए। उसी को थोड़ा डेफिनेशन बता दिया। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम इसे पकड़ के चलते हैं। हमने ये डेफिनेशन बना ली, याद करना है इसे, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार यूज होने वाली है अब आने वाले थोड़ी देर में, बहुत बार हम इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, कि हाँ ये उपयोगी स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु हो सकता है कि यहां से हम शुरू कर सकते हैं। हमें शुरू करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए ना, हम कहां से शुरू करें अपनी बात को? तो हमने
व्हाट इज डेमोक्रेसी की बात को यहीं से शुरू करते हैं। हमने एक अलग से अपनी एक डेफिनेशन बना ली, सिंपल सी डेफिनेशन बना ली। अब हम अपनी बात को यहां से शुरू कर सकते हैं और इसी को पकड़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं एक एक चीज को, ताकि हमें और क्लियर डेफिनेशन पता लग सके। ठीक है, करें शुरू। चलो, दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। अब ये जो डेफिनेशन हमने बनाई, हमने एक डेफिनेशन बनाई कि सरकार, ऐसी सरकार जिसमें जो रूलर हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए, उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। हमने क्या बनाई, डेफिनेशन, यानी एक परिभाषा बना दी। इस परिभाषा ने हमें इजाजत दी, दिस डेफिनेशन अलाउज अस, इस परिभाषा ने हमें ये समझ दी, हमें इजाजत दी टू सेपरेट, कि हम अलग कर सकें। सेपरेट होता है अलग करना, कि हम अलग कर सकें डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को सरकार के उस स्वरूप से अलग कर सकें दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, जो साफ तौर पे लोकतांत्रिक नहीं है। कैसे? हम देख लेंगे कि वहां पे इलेक्शन के द्वारा रूलर्स को चुना जा रहा है कि नहीं चुना जा रहा। जहां इलेक्शन नहीं हो रहे वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जहां इलेक्शन हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है। सिंपल हो गया। हम ऐसे दो सरकारों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। एक सरकार बोल रही है मैं भी डेमोक्रेटिक, दूसरी बोल रही है मैं भी डेमोक्रेटिक। हम जाके देख लेंगे कहां इलेक्शन होते हैं कहां नहीं होते हैं। जहां हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक, जहां नहीं हो रहे हैं वहां पर डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर हम इस हिसाब से चलें तो इस हिसाब से हम आधी सरकारों को तो अलग कर देंगे कि इन्हें तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहां तो इलेक्शन होते ही नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से हमने दो सरकारों के बीच में अंतर किया। दी आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार एग्जाम्पल अगर हम देखें, म्यांमार में सेना, आर्मी का रूल चलता है। तो आर्मी के जो रूलर है म्यांमार में वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोगों ने नहीं चुना। आर्मी के लोग जो म्यांमार पे शासन कर रहे हैं उनको लोगों ने नहीं चुना। क्या हम उसे डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने चुना ही नहीं। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, वो लोग जो आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग जो आर्मी को कंट्रोल करते हैं, यानी आर्मी में जो सबसे ऊपर वाले हैं, बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, वो अपने आप उस कंट्री के शासक बन जाते हैं। यानी आर्मी में जो सबसे टॉप पे है वो उस देश का शासक बन जाएगा। आर्मी द्वारा शासन किया जा रहा है। समझ में आई चीजें? पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, और इस निर्णय में कि हमारा शासक कौन होगा, हमारा रूलर कौन होगा, इस डिसीजन में लोगों का कोई भी मत नहीं है, कोई भी से नहीं है। नहीं पूछा जाता लोगों से कि तुम किसे चाहते हो। डेमोक्रेसी तो वो है ना जहां लोगों से पूछा जाए कि तुम किसे शासक बनाना चाहते हो, यानी कि तुम चुनाव करो। यहां पे लोगों का कोई डिसीजन नहीं, इसमें यहां लोगों से नहीं पूछा जाता। तो यहां हम इसको कह सकते हैं डेमोक्रेसी? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना? ठीक है, आगे चलते हैं। डिक्टेटर होते हैं तानाशाह। क्या होते हैं? तानाशाह। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, पिनोशे जो कि चिले में था। यहां पर अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें क्लियर करके पढ़नी चाहिए, नहीं तो ये चीजें ऐसी रह जाएंगी, फिर रह ही जाती हैं, इनको कभी नहीं देखते हम। चिले, यहां पर काम नाम आया, चिले कंट्री है। कहां पर है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट है। साउथ, ये कंटिनेंट तो सारे पढ़ चुके हैं और आपको याद होंगे सारे कंटिनेंट, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो उसमें यहां पे ये इतनी लंबी सी कंट्री यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी रेड कलर में ना, ये चिले है। यहां पर चिले कंट्री है। इंडिया कहां पे है? यहां पे कोई भी बता देगा ये इंडिया है। तो यहां पर चिले है। चिले में जो वहां का तानाशाह था, क्या नाम? पिनोशे। पिनोशे जैसे तानाशाह आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोगों ने नहीं चुना। तानाशाही में लोगों का लोग नहीं चुन रहे, तो पिनोशे जैसे तानाशाहों को लोग नहीं चुनते हैं। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, और मोनार्कीज में भी सेम चलता है। मोनार्की क्या होता है? जहां राजाओं का राज चलता है, राजशाही जिसे हम कहेंगे। जैसे डिक्टेटर होता है तानाशाह, तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप। ऐसे ही मोनार्की होती है राजशाही, जहां राजाओं का राज चलता है। राजा मर गया फिर उसका बेटा बन जाएगा। वहां चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहे, राजा के बाद उसका बेटा। तो ऐसे ही
मोनार्की में भी सेम ही अप्लाई होता है कि वहां के जो शासक हैं उसको लोग नहीं इलेक्ट करते। किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें इसका, सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरेबिया कहां पर है? यहां पर अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो यहां पर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीजें आप मैप में देखते रहा करो। यहां पर आपको ये सऊदी अरेबिया दिख रहा होगा, ये वाला, मैं थोड़ा कलर कर दूं, ये वाला एरिया, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। चिले सऊदी अरेबिया पता होना चाहिए, इंडिया यहां पर है। थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहेंगे बीच में, ताकि यहां पे भी हमारी नॉलेज बनी रहे। चलो, समझ में आ गया? चलो, सऊदी अरेबिया में वहां पे राजा होते हैं, तो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के राजा रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम, वो इसलिए वहां शासन नहीं कर रहे कि लोगों ने उन्हें चुना है, तो किस लिए कर रहे हैं? बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, क्योंकि वो एक रॉयल शाही परिवार में जन्म लेते हैं। यानी राजाओं का परिवार चला आ रहा है, वो राजा है, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, वहां लोग नहीं चुन रहे हैं। तो क्या हम इन्हें डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं। तो डेमोक्रेसी की हमने एक सिंपल डेफिनेशन बनाई, और उस सिंपल डेफिनेशन से हमने आधे देशों को तो ऐसे अलग कर दिया कि ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब हमें अंतर करना हो तो हम देख लेंगे कि वहां का जो शासक है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है या नहीं चुना जाता। क्लियर है? जैसा हमने कई कंट्रीज में देखा, म्यांमार में देख लिया, चिले में देखा, सऊदी अरेबिया में देखा, जहां पर यहां के शासक लोगों के द्वारा नहीं चुने गए। अलग अलग तरह के हैं। म्यांमार में सेना, आर्मी शासन कर रही है, चिले में तानाशाह है, सऊदी अरेबिया में राजशाही है, मोनार्की है। डिक्टेटरशिप, मोनार्की, आर्मी रूल, हमने तीनों देख लिए। यहां पर तीनों अलग अलग तरीके के, और यहां पर हम कहेंगे कि ये तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, लोकतंत्र नहीं है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट, लेकिन ये जो आसान से हमने जो डेफिनेशन बना दी ना, हमने एक आसान सी डेफिनेशन बना दी। क्या डेफिनेशन बनाई? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो आसान से हमने डेफिनेशन बना दी, ये एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इससे हम सभी के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, हमें ये याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी क्या है? लोगों का शासन है, लोगों का शासन है। बट इफ यू यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इस परिभाषा को अनथिंकिंग मैनर में यूज करें, यानी बिना सोचे समझे, विचारहीन तरीके से इसको अगर हम यूज करें, बिना सोचे समझे इस डेफिनेशन को हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दें, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी। कि हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? हम हर एक उस गवर्नमेंट को, हर एक उस सरकार को जहां पर इलेक्शन होते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी बोलना शुरू कर देंगे। अगर हम सिर्फ इतनी सी बात पे रखें, अगर हम सिर्फ एक रूल देखें कि जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां डेमोक्रेसी है, इस हिसाब से हम बहुत सारी सरकारें जो डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां इलेक्शन हो रहे हैं, हम हर उस सरकार को डेमोक्रेसी बोलना शुरू कर देंगे। बेसिक से वो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में आ गई तो हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। तो हमें और क्या चेक करना पड़ेगा कि हम किसी को डेमोक्रेसी बोलें या नहीं, ये देखने के लिए तो हमें उसकी विशेषताएं जाननी पड़ेगी कि जहां इलेक्शन हो रहे हैं फिर भी वो डेमोक्रेसी है या नहीं है। ये देखने के लिए हमें विशेषताएं जाननी पड़ेगी। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। सिर्फ एक डेफिनेशन के आधार पर, सिर्फ इस आधार पे कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस आधार पे पता लगाना क्या हो सकता है? ये बहुत ही मिसलीडिंग हो सकता है, गुमराह करने वाला हो सकता है, गुमराह करने वाला हो सकता है। यानी कि हम एग्जैक्ट नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, ये हमें कहीं और पहुंचा देगा। पता चला डेमोक्रेसी नहीं है, हमने देखा इलेक्शन हो रहा है, हम बोलेंगे वो तो डेमोक्रेसी, कोई बात नहीं, है ना? ये हमें गुमराह कर देगा अगर हम इसी बात पे चले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3,
कि जैसा कि हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हर एक सरकार इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, इस समकालीन विश्व में, यानी आज के विश्व में, वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है। हर सरकार आज के युग में अपने आप को कहलाना चाहते हैं कि हम तो डेमोक्रेसी हैं, हम तो लोगों की सरकार है। हम अपने आप को सब ये बोलना चाहते हैं, इवन इफ इट इज नॉट सो, चाहे वो हो चाहे ना हो। तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, ये अंतर करना बड़ा जरूरी हो जाता है, हम किस सरकार को डेमोक्रेसी कहें, किसको ना कहें। क्योंकि हर सरकार अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रही है, तो उनके कहने से थोड़ी मान लेंगे, हमें भी तो देखना पड़ेगा। तो कैसे देखें? दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश। इसीलिए हमें जरूरत है सावधानी पूर्वक अंतर करने की, डिस्टिंग्विश करने की। किसमें? बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी, उन सरकारों के बीच में जो कि एक लोकतंत्र है, एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, और एक जो ऐसा बनने की कोशिश कर रही है, दिखावा कर रही है। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो इसीलिए हमें जरूरी हो जाएगा कि हम देखें, पहचाने, कैसे कि हम अंतर कर सकें एक जो डेमोक्रेसी है उसमें और एक जो डेमोक्रेसी बनने का दिखावा कर रही है उसमें। हम कैसे जान पाएंगे? जब हम इसको अच्छे से समझेंगे डेमोक्रेसी को। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। और हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हमने सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी है, जब हम इसके हर एक वर्ड को समझेंगे सावधानी पूर्वक। मतलब एक एक वर्ड को हम बड़े अच्छे से समझेंगे, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और फिर हम एक लोकतांत्रिक सरकार के जो फीचर्स क्या होते हैं, जब वो बताएंगे, स्पेल आउट होता है बताना, तब हम अंतर कर पाएंगे एक ऐसी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी है और एक ऐसे डेमोक्रेसी में जो अपने आप को दिखावा कर रही है वो डेमोक्रेसी। कब समझ पाएंगे? जब हम अपनी डेफिनेशन के एक एक वर्ड को समझेंगे, जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की विशेषताओं को समझेंगे, फीचर्स को समझेंगे, तब हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? एक बार हम थोड़े से क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। उससे पहले आपके यहाँ पर एक वो एक्टिविटी सी दी हुई है। बेसिकली रिबियांग को आपने देखा होगा, जब बच्चों की बात चल रही थी क्लास में, तो उनमें से एक रिबियांग भी था। तो रिबियांग वेंट बैक टू होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशंस ऑन डेमोक्रेसी। घर गया अपने रिबियांग, उसने वहां देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ कोटेशंस बता रहे हैं, कोई कथन बता रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी होती है। इसने सर्च किया गूगल पे और 4-5 और डेफिनेशन ले आया, 4-5 और कोटेशंस ले आया, कथन ले आया, जो लोगों ने बोली होंगी कभी डेमोक्रेसी के बारे में कि ये भी डेमोक्रेसी होती है, ये भी डेमोक्रेसी होती है। तो इसने ऐसी 4-5 और प्रसिद्ध जो कोटेशंस है वो ढूंढी। दिस टाइम शी डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द पीपल हु सेड और रोट दिस। और इस बार उसने ये नहीं लिखा कि ये किसने लिखी है, किसने कही है, बस उसने वो डेफिनेशन उतार ली या फिर कोटेशन उतार ली कि हाँ डेमोक्रेसी ये भी हो सकता है। She wants you to read these and comment on how good or useful these thoughts are। और अब रिबियांग चाहती है कि आप भी इसे पढ़ें और देखें कि ये कितने यूजफुल हैं या नहीं है। पढ़ें इसे, देखते हैं। मैं आपको मतलब बताता रहूंगा, यूजफुल है कि नहीं आप बता देना। डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑप्रेसर। कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हर एक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो खुद का शोषण कर सके, यानी व्यक्ति अपनी मर्जी से जी सके, व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है। ठीक है ना, हर व्यक्ति को अपना खुद का शोषण करने का अधिकार डेमोक्रेसी में मिलता है। एक ने तो यह बोला, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमें अधिकार है। हम चाहें तो अच्छा नेता चुन लें, हम चाहें तो गलत नेता चुन लें। गलत नेता चुना यानी कि हमारे पास अधिकार था ना, तभी तो हमने चुना। नेता हमें खरीदने के लिए आए, हम बिक गए और हमने उन्हें वोट दे दिया और बाद में वो हमारा ही शोषण कर रहे हैं। कौन कर रहा है शोषण? नेता नहीं कर रहे, हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें चुना, वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, ये भी तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू व्हाट यू वांट टू हियर। कि डेमोक्रेसी ऐसे तानाशाह को चुनना भी है
तानाशाहों को चुनना भी जाता है। ठीक है, ऐसे तानाशाहों को चुनना भी है जो वो कहें जो आप सुनना चाहते हो। यानी तानाशाह ये बोल बोल के कि आपको लगता है कि अच्छा तानाशाह ये बोलेगा, उसने बोला, बड़े खुश हो जाते हो, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा विचारों का आदमी। तो वो बोल बोल के जो आप सुनना चाहते हो, आपने उसे चुन लिया, वो तानाशाह बन गया, तो उसे भी डेमोक्रेसी ही कहते हैं। मेंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। लोगों की क्षमता न्याय मांगने की, ये डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाती है, संभव बनाती है। बट मेंस इंक्लिनेशन टू जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। लेकिन लोग जब अन्याय की तरफ झुक जाते हैं तो अब डेमोक्रेसी ज्यादा जरूरी हो जाती है। न्याय डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाता है, लेकिन अन्याय डेमोक्रेसी को जरूरी बनाता है। क्यों? जहां पर न्याय है वहां डेमोक्रेसी है, तो न्याय से डेमोक्रेसी पॉसिबल है, बात समझ में आती है। लेकिन जहां अन्याय हो रहा है वहां उस अन्याय को रोकने के लिए डेमोक्रेसी ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को अधिकार मिल सके उनके। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, इसीलिए ये भी डेफिनेशन हम कह सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन व्हाट वी डिजर्व। कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है, लोकतंत्र एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारे ऊपर जैसा हम चाहते हैं वैसा शासन हो सकता है। जैसा हम चाहते हैं, हम अच्छे नेता चुनेंगे अच्छा शासन होगा, बुरे नेता चुनेंगे बुरा शासन होगा, है ना। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। कि लोकतंत्र की जितनी बुराई हैं उनको दूर करने के लिए ज्यादा डेमोक्रेसी चाहिए और ज्यादा लोकतंत्र चाहिए। डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं बुराइयों को दूर करता है। ठीक है, यहां पर ये कहा गया है। तो ये इतने सारे कोटेशन ले आया, तो इसमें से कौन से सही है कौन से गलत है मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ बता दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप शायद इनको कर पाए होंगे जहां तक मेरा आइडिया। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। चलो अब एक यहां पर, दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। ये कार्टून तब बनाया गया था जब इलेक्शन करवाए गए थे इराक में। इराक में इलेक्शन किसने करवाए? इराक के लोगों ने नहीं, अमेरिका ने करवाए। ठीक है, एंड अदर फॉरेन पावर, और दूसरी विदेशी ताकतों ने करवाए। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? तो आप क्या सोच रहे हैं कार्टून क्या कहना चाह रहा है? व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन इन दिस वे? और डेमोक्रेसी को इस तरीके से क्यों लिखा गया है? कुछ याद आ रहा है ये तरीका देख के? ये एम किसका निशान है? मैकडोनल्ड्स का। याद आ रहा कुछ? जो बर्गर बेचता है ना। तो इसको डेमोक्रेसी को खड़ा करने वाले लोग कौन है? दिखाई दे रहे हैं? आर्मी। लोग नहीं है ये, इराक के लोग नहीं है, ये यूएस के लोग हैं। बाहर के लोग चुन रहे हैं किसको नेता बनाए। तो कैसी डेमोक्रेसी है ना। इस चीज को आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ेंगे। कि लोकतंत्र में जब हम लोगों के शासन की बात करते हैं या फिर लोगों के द्वारा चुने होने की बात करते हैं, तो कौन से लोग जो चुने? वहीं के लोग, बाहर के लोग नहीं। उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। बाहर की ताकतें इलेक्शन ना करवाएं, वहीं के लोग इलेक्शन करवाएं। वहां के लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए कि हम अपने नेता को खुद चुन सके। तो यहां पर यह किस चीज को दिखा रहा है? पहली बात कि डेमोक्रेसी को सहारा फौज के द्वारा दिया जा रहा है, तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। तो व्यंग है उसके ऊपर कि किस तरह की डेमोक्रेसी? फौज खड़ी करके कैसी डेमोक्रेसी? बंदूक तान के तुम बोल रहे हो इसे वोट दो, कैसी लोकतंत्र? मैकडोनल्ड क्या दिखा रहा है यहां पर? कि यहां पर ये बिजनेस करने आए हैं, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए नहीं आए हैं। मैकडोनल्ड क्या है? बिजनेस ही तो करता है, बर्गर बेच के। तो ये भी अपनी चीजें बेचने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक मैकडोनल्ड का एक वो शोरूम टाइप खोला हुआ है। तो यहाँ पे इराक का फायदा उठाने आए हैं, डेमोक्रेसी के लिए नहीं आए। तो यहाँ पर ये सिंबल ये दिखाता है। कहीं ना कहीं मैंने हो सकता है शायद आपको समझाने की कोशिश की हो, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से तब समझ पाएंगे जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि बिना फीचर्स को समझे हम पूरी डेमोक्रेसी को नहीं समझ सकते। तो उसी डेफिनेशन पे हम आएंगे दोबारा, और उसी डेफिनेशंस के द्वारा जैसे एक एक वर्ड को हमें समझना है, उन वर्ड से उनके फीचर्स निकल के आते हैं। तो उन फीचर्स को हम समझेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।
वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन। एक आसान सी परिभाषा के साथ हमने शुरू किया। क्या थी परिभाषा? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी सरकार का वो स्वरूप है जिसमें जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पढ़ चुके हैं अभी तक हम, इसको समझ भी चुके हैं, अब तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चंस। अब ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सारे सवाल खड़े करती है। इस डेफिनेशन में हर शब्द में, हर वर्ड में एक नया सवाल छुपा हुआ है, और उन सवालों से जब उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तब हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हर वर्ड के मीनिंग को अगर हम अच्छे से समझेंगे तब हम डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ पाएंगे, और वो ही हम डेमोक्रेसी की विशेषताएं बताएगा। पहले शब्द के ऊपर चलते हैं। हम यहां पर रूलर्स की बात की, हमने यहां पर रूलर्स की बात की कि रूलर्स को इलेक्ट करेंगे लोग। सवाल हमारे सामने है, हु आर द रूलर्स? ये रूलर्स कौन है? शासक कौन है इन दिस डेफिनेशन? इस परिभाषा में कौन है शासक? उसी देश के होने चाहिए, बाहर के होने चाहिए, कौन होने चाहिए ये? विच ऑफिशियल? अब शासक में बेसिकली अगर हम देखें, जैसे हम भारत की बात करें, भारत में पुलिस भी तो शासन का ही एक हिस्सा है। पुलिस भी लोगों के ऊपर शासन करती है कि नहीं करती? एक आईएएस ऑफिसर भी लोगों के ऊपर शासन करता है कि नहीं करता? तो कौन से शासक की बात इस डेफिनेशन में हो रही है? क्या पुलिस की हो रही है, आईएएस ऑफिसर की हो रही है, या नेताओं की हो रही है, या किसकी हो रही है? ये रूलर कौन है? इस डेफिनेशन में विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। और एक डेमोक्रेसी कहलाने के लिए सरकार में ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं, ऐसे कौन कौन से ऑफिशियल हैं जिनको चुना जाना जरूरी है, जिनको हम रूलर कहेंगे। यानी कि एक शासन में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पढ़ लिख के वहां तक पहुंचते हैं, वो भी तो शासन कर रहे हैं। तो ऐसे कौन है जिन्हें हम चुनेंगे? और विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। और ऐसे कौन से निर्णय हैं जो वो लोग ले सकते हैं जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, यानी जिन लोगों को हमने नहीं चुना है वो क्या काम करेंगे, वो कैसा शासन करेंगे। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये रूलर कौन है, ये कौन से हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हम इस रूलर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहली चीज, ये रूलर कौन है? इस रूलर में क्या पुलिस वाले भी आएंगे? क्या पुलिस वालों को भी हम इलेक्ट करेंगे? हम तो नहीं करते। तो क्या इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है? तो कौन से रूलर को हम इलेक्ट करते हैं, और जिनको हम इलेक्ट नहीं करते हैं वो कौन कौन से डिसीजन ले सकते हैं? समझ में आई चीजें? तो पहली चीज तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ इस शब्द से। अब आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। What kind of elections constitute a democratic election? हमने पढ़ा था कि इलेक्शन होने चाहिए, उस इलेक्शन के द्वारा शासक को चुनेंगे। तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए? किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे? What kind of election constitute a democratic election? किस तरह के चुनाव को हम लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, ये पता लगाना जरूरी। कैसा होना चाहिए चुनाव? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? कि ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें पूरा किया जाना जरूरी है, फुलफिल किया जाना जरूरी है उस चुनाव को एक डेमोक्रेटिक मानने के लिए। अगर हम किसी चुनाव को कहें डेमोक्रेटिक हुआ है तो किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, कौन कौन सी शर्तें उस इलेक्शन में होनी चाहिए, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। क्या हर एक इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? हर तरह के इलेक्शन को नहीं, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? जब हमें समझ में आएगा तब हम देखेंगे, अच्छा ये तो इलेक्शन ऐसे हुए हैं, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, हम समझ जाएंगे। समझ में आया? अब अगले शब्द की तरफ चलेंगे। इन रूलर्स को किन किन लोगों ने चुना? पीपल ने। अब ये पीपल कौन है? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? कि ये लोग कौन है जो शासक को चुन रहे हैं, या फिर वो खुद भी शासक बन सकते हैं और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, यानी वो खुद भी क्या शासक बन सकते हैं। ये लोग कौन है जो चुन रहे हैं या फिर जिन्हें चुना जा रहा है? कौन से लोग हैं ये?
शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? क्या ये जो लोगों की बात की जा रही है, जो लोग शासक यानी कि रूलर को इलेक्ट करेंगे, क्या इसमें सभी नागरिक आ जाएंगे? इक्वल बेसिस यानी कि समान आधार पे। क्या हम सभी नागरिकों को, अगर भारत को हम डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, क्या सभी भारत के लोग चुनेंगे? अगर नहीं तो कौन कौन से लोग चुन सकते हैं? कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट? क्या एक लोकतंत्र इस अधिकार को, चुनने के अधिकार को इनकार कर सकती है किसी नागरिक के लिए? क्या किसी नागरिक को यह बोला जा सकता है कि तुम नहीं चुनोगे किसी आधार पर? कह सकते हैं? तो तीसरा सवाल हमारे सामने है कि ये लोग कौन है? क्या सब बराबरी से चुनेंगे या किन्हीं लोगों को हम अलग करेंगे, यानी कुछ ही लोग चुन सकते हैं? ये सवाल भी पता होना चाहिए, तभी तो हम डेफिनेशन को ढंग से समझ पाएंगे। और आखिर में फाइनली हमने बात की थी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन से फॉर्म ऑफ सरकार का कौन सा स्वरूप? और आखिरकार हम इस बात पे समझेंगे व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कि किस तरह के सरकार के स्वरूप को हम लोकतंत्र कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि किस तरह के सरकार के स्वरूप में कि जो इलेक्टेड हैं, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी? कि एक बार हमने चुन लिया जिनको, उन्होंने सरकार बना ली, तो क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहें? तो यहां पर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसको हम डेमोक्रेसी कहें। इसके लिए क्या वो कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहें? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? क्या या फिर एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक लोकतांत्रिक सरकार है, वो कार्य लिमिट के साथ करे, एक सीमा में रह के करे? ऐसा जरूरी है? हम देखेंगे, इसे भी समझेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक लिमिट का होना जरूरी है कि नहीं, या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं, ये भी हम समझेंगे। तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए ये भी हम समझेंगे। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ दिस सिटीजन? क्या एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि वो अपने अधिकारों, अपने अपने नागरिकों के अधिकारों की, कुछ अधिकारों का सम्मान करे, आदर करे, यानी नागरिकों के अधिकारों को ना छीने? क्या ये भी डेमोक्रेसी में जरूरी है? तो ये भी हम पढ़ेंगे जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इनमें से एक एक को देखेंगे। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। और चलो इन सबको देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से। कुछ एग्जांपल देखेंगे अलग अलग देशों के, कि यहां पे ऐसा हुआ तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे कि नहीं, और हमें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो चलो कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं, कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कौन वो रूलर हैं, कौन वो लोग हैं, कैसा इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पूरे डेफिनेशन का हम अभी अच्छे से ऑपरेशन करने वाले हैं, है ना। एक एक चीज को काट काट के देखने वाले हैं कि इस डेफिनेशन में ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ये रूलर कौन है, ये पीपल कौन है, इलेक्शन कैसा होना चाहिए। जब हम इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे तब हमारी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो पाएगी, तब हम इस डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ पाएंगे। समझ में आई चीजें? अब आप शायद समझ गए होंगे। अब हम उन एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन मेरे बढ़ने से पहले आपको, जैसा हमेशा मैं बोलता रहूंगा, कुछ होमवर्क जो अभी तक पढ़ा वो रिवाइज करना है, और आगे की चीजें आप में इंटरेस्ट आया होगा कि ऐसी कौन सी सरकारें हैं, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर आप में जगह हो तो ये आगे की चीजें आप पढ़ना शुरू कीजिए कि किस तरह की सरकारों की बात की जा रही है, किस तरह के इलेक्शंस की बात की जा रही है, किस तरह के रूलर्स की बात की जा रही है, किस तरह के पीपल्स की बात की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, ये जब आगे पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे की चीज़ों के साथ। आप पढ़ के आना आगे की चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।